चलो बालक, बात करते हैं थोड़ा सा इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। अभी नेक्स्ट पॉइंट नहीं जाएंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस, कोई मुझे बता सकता है इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? एक ऐसा सरफेस, ये भी एक इमेजिनरी सरफेस होता है जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है या इक्वल होता है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो उस सरफेस को क्या बोला जाएगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे मैं एक ऐसे सरफेस बना दे रहा हूँ, ये मान लो वाला कि एक सरफेस है, ठीक है, ये पॉइंट ए लेते हैं और ये पॉइंट बी लेते हैं। अगर इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल, मान लेते हैं इसका पोटेंशियल वी है और इसका पोटेंशियल क्या है, वी बी, ऐसे अगर इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाए, ठीक है, ये दोनों पॉइंट इस सरफेस पे लाई कर रहे हैं, ठीक है, अगर ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम अगर हो जाता है तो हम ये बोलेंगे ये सरफेस कैसा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, या आप ये बोल सकते हैं कि इस सरफेस से किसी भी दो पॉइंट को लीजिए, कहीं पे भी इस सरफेस से किसी भी दो पॉइंट को उठाइए, उन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो मतलब कल हम लोग तो फॉर्मूला पढ़े थे, अगर तुम लोगों को याद होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बीच फॉर्मूला पढ़े थे। क्या पढ़े थे? देखो क्या पढ़े थे, dV इज इक्वल टू E डॉट dr, यही पढ़े थे। dV क्या बता रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस, बहुत स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। E इलेक्ट्रिक फील्ड, dr क्या है, डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस? ये हमको पोजीशन बताता है, ठीक है, कहाँ पे, सरफेस पे, किसी भी सरफेस का पोजीशन बताएगा। ठीक है, एक तरीके से आप यहाँ पे इसको सपोज कर सकते हैं कि ये जो भी पोजीशन आप लेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर ही लेंगे। अगर बालक इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करते हैं, अगर उसके दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम अगर आता है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या पढ़े थे, डेल्टा V इज इक्वल टू, ऐसे मान लेते हैं VB माइनस V, यही पढ़े थे। पोटेंशियल और इक्विपोटेंशियल सरफेस में क्या होता है बालक, VA इज इक्वल टू क्या होता है, VB, मतलब दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। अगर दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा। क्या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये बात याद रखना पहले कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है। ठीक है, थोड़ा सा आगे और चलते हैं। अब एक चीज देखो बालक, चलो बालक जल्दी चलो। अब एक चीज देखो, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है। अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या, E डॉट dr। और अच्छे से लिखें, इसको क्या लिखा जा सकता है, जैसे A डॉट B को क्या लिखते थे, याद है, AB cos थीटा। ऐसे E डॉट dr को क्या लिखेंगे, E dr cos थीटा। और थीटा किसके बीच का एंगल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोजीशन। एक तरीके से पोजीशन देखो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे होता है, तो आप इसको इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल सकते हैं, dr को। dr जब भी हम लोग लेंगे पोजीशन कहाँ पे लेते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे लेंगे डिस्टेंस, तो इसको आप इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज देखो बालक, इलेक्ट्रिक फील्ड और dr ये कांस्टेंट टर्म रहेंगे क्या एक तरीके से, तो cos थीटा किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर। तो थीटा कितना, 90 डिग्री होगा। अगर cos थीटा जीरो है तो थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो थीटा हो गया 90 डिग्री, और π/2 भी लिख सकते हैं। तो ये बात याद रखना, एक चीज़ अभी बता रहे हैं कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात कर रहे हैं तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर कभी भी। अब देखो ऐसे अगर मैं बता दूं, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरीके से, और इस सरफेस के लिए आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है, तो आप इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे बनाएंगे कि वो सरफेस इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर हो।
तो कैसा बनाएंगे? बिल्कुल प्लेन ऐसे, कुछ ऐसा ही बनाएंगे, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो चार्ज अलग अलग देता है और बोलता है उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाइए। तो ये कंसेप्ट आप याद रखेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस दोनों क्या होंगे, दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। एक केस और देखेंगे हम, पोटेंशियल डिफरेंस का बालक फार्मूला पढ़े होंगे, वर्क डन अपॉन क्यू नॉट, नहीं पढ़े थे? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, कल डिस्कस किए थे हम लोग, वर्क डन अपॉन क्यू नॉट। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो डेल्टा भी कितना, 0, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया। ये किसके इक्वल आएगा, W बाई क्यू नॉट, तो वर्क डन कितना आया, 0। ये भी बातें आप याद रखेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन कितना होता है, 0 होता है। तो ये 3 पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट नोट करिए, थोड़ा कुछ हम क्वेश्चन कराते हैं इस पे फटाफट। हो गया बालक? तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है, वर्क डन 0 होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। हो गया? चलो बालक, अगर एक मैं पॉइंट चार्ज ले रहा हूं ऐसे ही, ये प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पे, इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा? इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा? कैसा होगा? गोल होगा। अच्छा, और कोई? तो ये कंसेप्ट ध्यान रखना। तो सबसे पहले तो अगर पॉइंट चार्ज है तो आप उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं क्या? पॉइंट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या चारों तरफ कुछ इस तरीके से आएंगी, ऐसे ही होगा। अब इसके लिए हमको क्या करना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है। तो वो कैसा होगा? सिलेंडर। चलिए सिलेंडर बना के देखते हैं कैसे वाला, ऐसे बनाए कि ऐसे बनाए, वर्टिकल बनाया हॉरिजॉन्टल बनाया। ये सिलेंडर नहीं होता है, ये तो सर्कल हो गया ना। ऐसे सिलेंडर बनाए, ऐसे, हाँ ऐसे रखें। चलिए ऐसे रख लेते हैं, ऐसे। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर है? फिर ऐसे तो नहीं होगा। चलिए ठीक है, चलिए फिर से उसी को पॉइंट चार्ज लेते हैं Q। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बालक यहाँ से चारों तरफ जाएंगी।
अब ऐसा नहीं कि बोर्ड पे केवल हम 2D बात करें, 3D की बात करें, कहीं स्पेस में है चार्ज हमारा, ठीक है। तो बालक एक ऐसा सरफेस बनाना है ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो इस केस में तभी पॉसिबल होगा जब क्या बनाए, स्फेयर बनाए, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, याद रहेगा। पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। चलो और देखो, लाइन चार्ज देखे हो, लाइन चार्ज जैसे ये लाइन के लॉन्ग हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसके लिए आपको बताना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, बताइए। सिलिंड्रिकल होगा, समझ में आ रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी, तो मतलब इसके लिए क्या बनाना होगा, एक सिलेंडर बनाना होगा। तो लाइन चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है, सिलिंड्रिकल होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल देखे हो क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसा होता है, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। इसके लिए बताइए तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा। बना के बताइए कॉपी पे। इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाइए। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। सरफेस कहाँ बना, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की हो बालक ना। इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाइए उसके लिए। वो बालक जो ऐसे सीधे लाइन बना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, क्या वो सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बालक पता है ना सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं, या निकलते समय या मिलते समय। तो इसके लिए पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे, क्वाड्रिलेटरल। अब बताना है कोई और बताएगा। ठीक है। देखो बालक इस केस में ये कुछ इस शेप का बनता है, ठीक है। इस शेप का हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है। अगर इस केस में आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा सरफेस से क्या देखना है आपको, परपेंडिकुलर, कैसे ही बना दो तुम, ठीक है। वो कोई जरूरी नहीं कि एक शेप, जैसे ये स्फेरिकल देखे थे, सिलेंड्रिकल देखे थे, जरूरी नहीं कि एक शेप ही हो, कैसे भी बना सकते हो आप। लेकिन बस आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। उसके बाद कुछ भी बना दो, ये बात माइंड में रख के, ठीक है। चलिए तो इसके साथ आगे चलते हैं हम। अब कैपेसिटर पे आ गए हैं। चलिए वाला कैपेसिटर, कोई बताए कैपेसिटर क्या होता है। है का
कहाँ रह गई जी? अच्छा नहीं लगा मुझे, कुछ और बताइए। हाँ बोलो बालक। नहीं, ये ज़्यादा पढ़े लिखे लोग बता दिए हमको। पंखे में लगा है? क्या बात कर रहे हो? हाँ अच्छा, उसको जिसको कंडेंसर बोलते हैं क्या? अच्छा वही होता है। ओह चलो ठीक है। देखो बालक, तुम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़े हो? पढ़े। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है कि उसमें दो पॉइंट चार्ज होते हैं लेकिन इक्वल और अपोजिट चार्ज होते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। पॉइंट चार्ज होते हैं इक्वल बट अपोजिट साइन के। कैपेसिटर में क्या होता है बालक? दो कंडक्टर होते हैं, अब पॉइंट चार्ज नहीं होते हैं। क्या होते हैं? दो कंडक्टर होते हैं। दो कंडक्टर होते हैं, दोनों पे चार्ज इक्वल होगा लेकिन अपोजिट। जैसे मैं दो कंडक्टर बना दे रहा हूं, ठीक है। ये इस पे सपोज करते हैं क्या है? प्लस क्यू, इस पे क्या है? माइनस क्यू। और ये दोनों कंडक्टर काफी पास पास रखे होते हैं, तो इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे? कैपेसिटर। अच्छा, ये वाला पॉजिटिवली चार्ज है तो इसका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिवली चार्ज है तो इसका पोटेंशियल नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये V प्लस और ये V माइनस, तो इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? डेवलप होगा। तो मैं बना दे रहा हूँ वो भी एक तरीके से। बैटरी डेवलप कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। इसका पोटेंशियल सपोज करते हैं कितना है? V। ये पॉजिटिव से कनेक्ट है और ये नेगेटिव से कनेक्ट है। इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं वाला? कैपेसिटर। एक बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है कि कैपेसिटर पे टोटल चार्ज कितना या नेट चार्ज कितना, देख के बताइए। नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर, पोटेंशियल V है, चार्ज गिवन है, बस इतने चीज गिवन है। आप बताइए। CV C क्या होता है? हम बताए हैं नहीं ना? नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर 0, ठीक है। कैसे समझो? ये देखो दोनों मिल करके कैपेसिटर बना रहे हैं, ठीक है। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन देखिए, इस पे प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू, ठीक है। तो टोटल चार्ज कितना हो गया? 0 हो गया, बस काम खत्म। प्लस क्यू माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। तो ये बात याद रखना है, कैपेसिटर पे नेट चार्ज क्या होता है? 0। ऐसे ही अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल पे नेट चार्ज पूछा जाता वहां भी 0। इलेक्ट्रिक डाइपोल ध्यान है, सेम चार्ज होते हैं लेकिन अपोजिट साइन के, तब भी वहां पे भी नेट चार्ज कितना होगा? 0 होगा। ऐसे ही कैपेसिटर में भी नेट चार्ज क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। अब एक चीज देखो बालक, मान लेते हैं इसको किसी बैटरी से अगर हम कनेक्ट किए हैं, ठीक है। तो जितना हाई वोल्ट का बैटरी हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे उतना जल्दी कैपेसिटर हमारा क्या होगा? चार्ज होगा, ठीक है। तो जो चार्ज होगा यहाँ बालक, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक है। जितना हाई वोल्ट का बैटरी लगाएंगे कैपेसिटर उतना जल्दी चार्ज होगा। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? V। अब यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, इक्वल का साइन लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ किसी न किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होगा मुझे। तो किसी कांस्टेंट Q इज इक्वल टू किससे मल्टीप्लाई करते हैं? C से। तो Q इज इक्वल टू क्या बनता है बालक? CV। तो C इज इक्वल टू क्या आएगा? Q बाई V। C को क्या बोला जाता है? कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। कैपेसिटर और कंडक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। कैपेसिटर या कंडक्टर, ठीक है। आप मुझे इसका यूनिट बताओ क्या होगा? यूनिट कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट। और इसी क्या बोलते हैं? फैराड। इसको F से डिनोट करते हैं, ठीक है। गुड, नोट करिए। और ये तो मैंने ऐसे ही दो कंडक्टर ले लिया है, लेकिन आपके सिलेबस में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और स्फेरिकल कैपेसिटर है, ठीक है। ये दो कैपेसिटर हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। ये तो मैंने ऐसे ही बस दो कंडक्टर लेके आपको बता दिया।
आगे चला जाए। आगे बात करेंगे हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। एक चीज और ध्यान रखने वाला, कैपेसिटर का काम होता है चार्ज को स्टोर करना। क्या करता है ये? चार्ज को स्टोर करता है। जैसे हम लोग यहाँ बैटरी से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, क्या करता है, इस पे चार्ज स्टोर होने लगता है। एक पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर होता है, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज स्टोर होता है, ठीक है। इसलिए तुम लोग देखो, जैसे कैपेसिटर है, जैसे कंडेंसर की बात किए थे, तो कंडेंसर में अगर एक बार हम करंट अगर फ्लो करा दें और उसके बाद स्विच ऑफ कर दें, ठीक है, तभी करंट लगता है कि नहीं? किसको किसको नहीं लगता है? किसको नहीं लगता? हाथ ऊपर करो। अच्छा, छुए नहीं हो तो आज घर जाना, ठीक है, पंखे में से कंडेंसर निकालना, उसको ऑन करके थोड़ी देर उसको चार्ज करना, चार्ज करके हटाना, फिर उसको छूना दोनों हाथ से, देखना लगता है कि नहीं। नहीं, पहले कर लो, ठीक है, नहीं मुझे पता है क्या होता है, ठीक है, तुम लोग एक्सपेरिमेंट कर लेना, ठीक है। तो कैपेसिटर या कंडेंसर, वही कंडेंसर जो होता है वही कैपेसिटर भी होता है, उसी को कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है। तो बालक वो क्या होता है, मैंने बताया कि जो कैपेसिटर होता है वो चार्ज को स्टोर करता है। जैसे हमने स्विच ऑन किया, कैपेसिटर क्या किया, चार्ज को स्टोर कर लिया, उसके बाद स्विच ऑफ कर दीजिए, तब भी वो चार्ज को क्या किया रहेगा, स्टोर किया रहेगा। ऐसा नहीं कि खूब बहुत ज़्यादा समय तक रहता है, थोड़ी देर के लिए चार्ज स्टोर रहता है, बाद में धीरे धीरे उसकी एनर्जी अपने आप लॉस हो जाती है। तो कितनी एनर्जी भी स्टोर होती है वो भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये गलती ना करें, कभी भी पंखे को ऑन करके कभी भी उसको या फिर कैपेसिटर या कंडेंसर को चार्ज करके उसको तुरंत नहीं छूना चाहिए, ठीक है, या कभी शॉर्ट कराना तो शॉर्ट करता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आपके सिलेबस में है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर, तो हम बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। चलिए, दो प्लेट लेंगे बालक, और दोनों कैसे रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। ये दो प्लेट है, ये कुछ इस तरीके से प्लेटें हैं, ठीक है, एक प्लेट ऐसे है और एक प्लेट ऐसे है। इसका बाकी पोर्शन केवल आप आगे से दिख रहा है ये वाला, ठीक है, बाकी पोर्शन अंदर की ओर है, या आप चाहो तो मैं ऐसे भी अलग से बना दे सकता हूँ। ठीक है, ये प्लेट मैंने यहाँ ऐसे बना दिया एक स्ट्रेट लाइन से। अब क्या करेंगे बालक, इन दोनों प्लेट को एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे, कर दिया जाए V वोल्ट की, या इसको भी कर सकते हैं, किया जा सकता है, सेम वही प्लेट है। अब होगा क्या बालक, जब दोनों कैपेसिटर को या सॉरी दोनों प्लेट को जब एक बैटरी से कनेक्ट किए हैं तो ये प्लेटें क्या होंगी, चार्ज होंगी। कौन सा प्लेट पॉजिटिव चार्ज होगा, जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा। ये वाला मान लेते हैं, इस पर कितना चार्ज आया, प्लस Q, और इस पर कितना आया। अच्छा, एक चीज़ और, ये दोनों प्लेट का कुछ ना कुछ एरिया भी होगा। हम मान लेते हैं कि दोनों प्लेट का एरिया कितना है, A के बराबर है, और दोनों प्लेट के बीच में कुछ ना कुछ तो गैप है, तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी होगा। हम मान लेते हैं कि इनके बीच डिस्टेंस कितना है बालक, D के बराबर है। वैसे इसमें भी, ठीक है, प्लेट का एरिया A है दोनों का, ये प्लस Q चार्ज है और इस पर माइनस Q चार्ज आएगा। क्या ये केस तुम लोग को याद आ रहा है, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में बताया था कि दो पैरेलल प्लेट या प्लेन शीट अगर पैरेलल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग 3 रीजन में बात किए थे, ठीक है। तो ये देखो पॉजिटिवली चार्ज है सेम, जिसपे प्लस सिग्मा या माइनस सिग्मा, और उसकी व्यवस्था मैं थोड़ा कर पाऊंगा यार, हमें क्यों देख रहे हो। देखो पीछे वाले 2 बच्चे बैठे हैं, चाहिए पीछे वाले पे, हाँ ठीक है। क्या बता रहा है, कुछ तो बता रहा था। हाँ, इसके अंदर देखो बालक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पढ़े थे, याद है? इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। कितना पढ़े थे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सॉरी। तो डेरिवेशन की बात नहीं करेंगे। तो बालक इस कैपेसिटर का कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस होता है। तो जो कैपेसिटेंस होता है बालक वो कितना होता है, याद है? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। C
C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। A क्या है? एरिया किसका? प्लेट का। D क्या है? डिस्टेंस। क्या? कहाँ का? दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस है। एक फार्मूला तुम लोग और पढ़े थे बालक, C इज इक्वल टू Q बाई V। तो बालक जो हमारा कैपेसिटर होता है, सॉरी या कैपेसिटेंस होता है, ये चार्ज या पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ये कभी मत करना कि कैपेसिटेंस हमारा पोटेंशियल डिफरेंस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, डिपेंड नहीं करता है। पोटेंशियल घटाइए बढ़ाइए कोई मतलब नहीं है, चार्ज घटाइए बढ़ाइए कोई मतलब नहीं है, कैपेसिटेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दिक्कत तब किस पे डिपेंड करेगा? यहाँ से प्लेट के एरिया पे डिपेंड करेगा। ये क्या है? एरिया। प्लेट के एरिया आप बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा। इनके बीच का डिस्टेंस कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर डिस्टेंस घटाएंगे तो कैपेसिटेंस हमारा क्या होगा? बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा मीडियम की बात कर लेते हैं। तो चार्ज होने दीजिए, क्या दिक्कत? उससे कैपेसिटेंस क्या मतलब है? इनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट आएगा। जैसे इसको बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, तो इनका रेशियो हमेशा कितना रहेगा? C के बराबर रहेगा। कुछ ऐसा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि कैपेसिटेंस हमको चार्ज सपोज करते हैं दिया है 4 और ये दिया है 2 वोल्ट, तो कैपेसिटेंस कितना आएगा? 2 आएगा। अब वोल्टेज बढ़ाएंगे, ये भी क्या होगा? बढ़ेगा। अगर इसको बढ़ाए, इसको 3 किए, ये क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इनका रेशियो कभी भी चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट ही रहेगा। इसलिए कैपेसिटेंस हमारा चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, हाँ, तो डिपेंड किस पे किया? एरिया पे किया और डिस्टेंस पे किया। ठीक है, और इनके बीच में मैंने वाला मीडियम जो लिया है अभी, एयर है वैक्यूम लिया है, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट जो होता है क्या होता है? परमिटिविटी होता है ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए होता है। ठीक है, तभी इनके बीच में क्या है? एयर है या फिर वैक्यूम है, सपोज कर लेते हैं। अब अगर इनके बीच कोई मीडियम आ गया, मान लेते हैं, तो मैं अलग से डायग्राम बनाऊंगा, इसको आप लोग नोट करो फटाफट। कोई एक बना लेना, चाहे उसको बना लेना, चाहे इसको बना लेना, दोनों बनाने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ा जल्दी नोट करो, इसको खत्म करना है आज। इसको बालक थोड़ा सा ऑन करेंगे, देखिए तो कौन सा स्विच है? ओह गुड, हो गया। अच्छा चलो देखो, अगर बालक दोनों प्लेट के बीच में अगर कोई मीडियम आ जाता है, एक मीडियम डाल दिया जिसका डायरेक्ट कांस्टेंट कितना रहा? K रहा, तब बालक बताइए कैपेसिटेंस क्या होगा? K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ठीक है, तब हमारा कैपेसिटेंस घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? देन मुझे मत देखो, बताओ। बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि K कहाँ है बालक? न्यूमरेटर में है, ऊपर है। अगर K की वैल्यू बढ़ेगी तो C भी क्या होगा? बढ़ेगी। तो कैपेसिटेंस पे वो फोर्स वाला मत लगा देना कंसेप्ट। ठीक है, उसमें देखो तो K डिनोमिनेटर में होता है, नीचे होता था। ठीक है, तो K की वैल्यू अगर इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो बालक अगर दोनों प्लेट के बीच में या कैपेसिटर के बीच में अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाता है तो उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, क्यों कर जाता है समझ में आ रहा है? क्योंकि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? K के, और K की वैल्यू हमेशा या तो 1 होगी या तो 1 से बड़ी होगी। ठीक है, तो अगर इनके बीच में बालक एक मेटल प्लेट आ जाए तब कैपेसिटेंस कितना? अरे कितना मैं पूछ रहा हूँ, बढ़ेगा हमको नहीं पता है, 1 से ज़्यादा होगा। इसको मिटा दे। चलिए, 2 प्लेट है, एक तो डंडा मुझे रखना होगा, समझ में आ रहा है धीरे धीरे। और तुम्हें पता है ना मैं मारता बहुत मार हूँ, कभी कोई मेरा वीडियो लेक्चर देखे होंगे तो उसमें मिल जाएंगे मारते हुए बच्चों को। इसके बीच में क्या रखें बालक? एक मेटल।
इसके बीच का डिस्टेंस d है। बताइए कैपेसिटेंस कितना? मैंने के की वैल्यू तुम लोग बताया था कि एयर या वैक्यूम के लिए कितना होता है? 1 होता है, और मेटल के लिए कितना होता है? इनफाइनाइट होता है, बताया था। तो के की वैल्यू अगर इनफाइनाइट हो गया मेटल के लिए, कैपेसिटेंस कितना? इनफाइनाइट। जाहिर सी बात है बालक, यहाँ इनफाइनाइट को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनफाइनाइट को मल्टीप्लाई कहीं पर भी करिए क्या मिलेगा? कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? ये सब कब याद होगा तुम लोगों को? एग्जाम बाद। ये हो गया। ये मीडियम के लिए तो इसको CM करके लिखना। चाहो तो रेशियो निकालना हो, अगर C/CM करना हो तो ये 1 क्या आएगा? K आएगा। ये वैक्यूम के लिए है, मीडियम के लिए है। C कैप वैक्यूम के लिए है, CM मीडियम के लिए है। इसके पहले वाले टेस्ट में तुम लोगों का परफॉर्मेंस बहुत गंदा रहा है यार। फिर कल टेस्ट है, कल भर पढ़ना है क्या? अरे यार इससे कौन करता है। हाँ तब तैयारी हो गई, कल तक जितना पढ़ाएंगे पूरा रहेगा। आज नहीं हो पाएगा भाई, जिस हिसाब तुम लोग नोट कर रहे हो ना, हमको नहीं लगता कि हो पाएगा। 9 बजे बुलाते हैं तो हालत ख़राब हो जाता है। अच्छा नोट हो गया। गलत जगह जवाब देती है लड़की। अच्छा इसको मिटाएं, आगे बात करते हैं बालक कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। यहाँ से क्वेश्चन कॉम्बिनेशन तो पक्का क्वेश्चन रहेगा ही, ठीक है, तुम कंफर्म है। कॉम्बिनेशन से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, दो तरीके से कॉम्बिनेशन होता है बालक। पहला सीरीज ग्रुपिंग या कॉम्बिनेशन। सीरीज में क्या होता है, देखो मान लेते हैं एक से ज़्यादा कैपेसिटर्स लेंगे हम लोग, ठीक है। जब भी लेंगे एक से ज़्यादा लेंगे तभी ग्रुपिंग कर पाएंगे। तो चलिए मैं 3 कैपेसिटर लेते हैं, तो तीनों को सीरीज में अगर बालक कनेक्ट करना है, ठीक है, तो तीनों एक ही वायर से कनेक्ट होंगे। तीनों क्या होंगे? एक ही वायर से कनेक्ट होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि अलग अलग वायर से कनेक्ट होंगे। और इसको किसी बालक बैटरी से कनेक्ट करते हैं, या एक तरीका और होता है बताते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्या, इस पे अपने आप नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा। इस पे नेगेटिव होगा तो इस पे क्या होगा, फिर पॉजिटिव, इस पे क्या होगा नेगेटिव, फिर इस पे नेगेटिव होगा, इस पे क्या होगा पॉजिटिव, और इस पे क्या होगा नेगेटिव, ठीक है। और मान लेते हैं सबका कैपेसिटेंस कुछ होगा, इसका C1, इसका C2, इसका C3। तो अगर एक चीज़ देखो बालक, तो कैपेसिटर की अगर बात करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो चार्ज होता है हर एक कैपेसिटर पे सेम आएगा। देखो सब पे Q प्लस Q है क्या, हर एक प्लेट पे जो चार्ज है वो क्या है, इक्वल है। तो आप ये बात याद रखेंगे कि अगर कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट है तो चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा या इक्वल रहेगा हर एक कैपेसिटर पे, ठीक है। अब बालक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं कितना होगा, V1 के बराबर, इसका V2 और इसका V3। पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो सकता है क्योंकि कैपेसिटेंस अलग अलग है। तो V इक्वल टू क्या, अगर Q इक्वल टू C/V क्या पड़ेगा, C इंटू V, Q इक्वल टू C इंटू V, तो V इक्वल टू क्या Q/C, तो Q/C1 आएगा, इसका Q/C2 आएगा, इसका Q/C3 आएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट हो सकता है, लेकिन चार्ज हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। वैसे सीरीज के लिए आप बस ये ध्यान रखेंगे कि अगर कैपेसिटर एक ही वायर से कनेक्ट हैं तो वो किस में माने जाएंगे, सीरीज में माने जाएंगे। देखो तीनों एक ही वायर से कनेक्ट है, ठीक है। अच्छा ये जो V1 V2 V3 आया है, ये तीनों इसका इन तीनों का सम किसके बराबर होगा, जो यहाँ पे बैटरी लगा है,
इसके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। तो हम ये लिख सकते हैं बालक यहाँ कि V इक्वल टू क्या, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहाँ से एक फार्मूला आता है। अब क्या करते हैं बालक, एक कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि एक से ज़्यादा कैपेसिटर्स लगे होते हैं, उसको किसी भी तरीके से सॉल्व करके हम लोग एक सिंगल कैपेसिटर में बदलते हैं उसको। अभी आपको 3 कैपेसिटर दिख रहा है, ठीक है। इन तीनों को सॉल्व करेंगे अगर हम तो एक सिंगल कैपेसिटर मिलेगा, ठीक है। तो उसका कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस होगा, तो हमें बताना है उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं इन तीनों को सॉल्व करने के बाद एक सिंगल कैपेसिटर बना, जिसका कैपेसिटेंस सपोज करते हैं कि C इक्विवेलेंट मान लेते हैं। उसका फार्मूला आता है 1/C इक्विवेलेंट, जिसको तुम लोग तुल्य धारिता बोलते हो हिंदी में। तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/, यही आएगा क्या। तो यहाँ से आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो हाँ क्या हुआ बालक, फार्मूला पढ़े हो ना, Q इज इक्वल टू सी वी। तो V इज इक्वल टू क्या होगा, Q बाई C, ठीक है। अच्छा चार्ज तो सेम है, लेकिन क्या कैपेसिटेंस सेम है, नहीं है। इसका C1 हो गया और इसका मान लेते हैं Q बाई C2 है। ये तो चेंज हो रहा है ना कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस चेंज हो रहा है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, चेंज होगा। लेकिन अगर कैपेसिटेंस अगर सेम होता तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होता, सेम होता। इसलिए मैंने बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो सकता है, वो डिपेंड करता है किस पे, कैपेसिटर या कैपेसिटेंस पे। अगर तीनों का कैपेसिटेंस सेम है और तीनों सीरीज में है तो सबके क्रॉस इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। अगर डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटेंस है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। आप यहाँ से फाइंड करोगे, ठीक है। क्या हुआ, फोन, ठीक है चलिए। नहीं कल का मैं लेक्चर देखा तो बहुत ज़्यादा नहीं, पता नहीं चल रहा था उसमें। बाकी रिकॉर्ड हो रहा है ना, तब ठीक है। तो तब क्या क्या करना पड़ता है तुम लोगों के लिए। और डूड कल कहाँ थे, कल आए थे, कहाँ थे, आज सही हो गया। कौन सा दवाई खाए तुम, सही हो गया एक दिन में। सिर दर्द कर रहा था, ये कोई बीमारी होती है, आज भी है लेकिन आ गए, तो कल भी आ गए होते ऐसे ही, बताओ कितना अच्छा होता। सिर दर्द का बेड से क्या मतलब है, सर तो आराम ही करेंगे ना। सही हो गया, दवाई लिए, कौन सी, सैरिडॉन। ये तो हम ऐड देखते हैं टीवी में। तुम मैथ्स हो कि बायो से, तो कृपया खुद से डॉक्टर ना बने, ठीक है। पता है ना, आप अगर दवाई खुद से लेते हो बिना डॉक्टर सलाह तो उसका साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो कभी हो गया तब देखा क्या जाएगा, कहाँ देख ही नहीं पाओगे ना, दिक्कत ये है, नहीं देख पाओगे बालक। तो डॉक्टर नहीं मिलते हैं तो कोचिंग पे आओ। हाँ कोई भेजते बच्चे बाहर से, अगर आप बीमार होते हैं तो कोचिंग के नंबर पे कॉल करिए, ठीक है। अगर अचानक कुछ होता है जिससे लगेगा कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है, सीधे मतलब कनेक्ट हो रहे ऊपर से, तो कोचिंग में इतने डॉक्टर हैं यार, बताओ। तुम लोग जो मैम पढ़ाती बायोलॉजी प्रिया, वो खुद डॉक्टर है। ऐसा है क्या, PhD की है वो, हमको पता नहीं, हमको लगा डॉक्टर है यार। नहीं ठीक है, जैसे अगर मतलब सीरियसली बोल रहे हैं, अगर आपका कभी अगर रात में अचानक तबीयत खराब होता है, आप घर से बाहर हैं, तो घर वाले तो आ नहीं पाएंगे, पहले तो कोचिंग आएगी, हम नहीं आएंगे, कोई ना कोई जाएगा जरूर, ठीक है। कॉल करिए, चाहे कभी भी कॉल करिए, ठीक है। लेकिन याद रहे उस पर 2 नंबर होंगे कोचिंग के, दूसरे वाले पे करना है। नहीं पहला वाला मेरा नहीं है, मैं अपना नंबर क्यों दूंगा बताओ। नहीं तो एक नंबर है वो कोचिंग में रहता है, उस पर बजाते रहो, कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए दूसरे नंबर करिए, वो विजय सर का नंबर है, ठीक है। एक 9792 करके है, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा। हो सकता है केमिकल में मिला पिला दे कुछ, वही तो से डायरेक्ट कनेक्शन बैठा देंगे, है ना। अच्छा हो गया, चलिए आगे बात करते हैं किसका, पैरेलल कॉम्बिनेशन।
पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये कैसे मिट गया? पैरेलल कॉम्बिनेशन देखो क्या होगा, मतलब 3 कैपेसिटर लेते हैं, तीनों अलग अलग वायर से कनेक्ट होंगे। इसका C1 C2 C3। एक बात लेकिन आप ध्यान देंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखो तीनों कैपेसिटर एक ही पॉइंट से निकले हैं, फाइनली एक ही पॉइंट जाके मिल गए हैं। एक ही पॉइंट से निकलेंगे और एक ही पॉइंट में मिलेंगे तभी पैरेलल होंगे। ऐसा नहीं कि एक ही पॉइंट से निकल तो रहे हैं बाकी अलग अलग पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं, तब पैरेलल नहीं होंगे। इस केस में क्या होता है बालक, सभी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, इक्वल होता है, लेकिन चार्ज क्या होता है, डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि Q इक्वल टू CV से अगर करेंगे तो इसका C1 C2 C3 है तो ये चेंज हो जाएगा। तो इसका मान लेते हैं कितना आया Q1, इस पे कितना आया Q2, इस पे कितना आया Q3। तो इनका मतलब टोटल चार्ज जो होगा Q हमारा ये Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर होगा। तो यहाँ से अगर आप प्रूफ करते हैं तो C इक्विवेलेंट आता है C1 प्लस C2 प्लस C3। तो पैरेलल केस में क्या कांस्टेंट होता है, सॉरी क्या इक्वल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, याद रखने के लिए आप याद रखें P से पैरेलल, P से पोटेंशियल। बस हो गया। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ध्यान रखना इसका हम लोग यूज करेंगे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का। ठीक है, और आप इस पे जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे या जितना ज़्यादा एग्जांपल्स करेंगे आपका ये कंसेप्ट इतना अच्छा होगा। तो प्रैक्टिस आप करिएगा, हालांकि मैं ज़्यादा क्वेश्चन आपको भिजवाऊँगा। ठीक है, DPP के फॉर्म में केवल इसी पे कॉम्बिनेशन पे, बाकी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, देखिए कितने लोग समझे कितने लोग नहीं समझे। अब मतलब मिक्स्ड ग्रुपिंग की बात करेंगे। ठीक है, मतलब सीरीज और पैरेलल दोनों रहेंगे, मैं उसी पे क्वेश्चन देने वाला हूँ। तो मिटा दे इसको, चलिए पहले एक छोटा सा क्वेश्चन रहेगा मेरा। चलिए A रहा, B रहा, 2 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड। बताइए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस A एंड B। कोई और? नहीं, वो माइक्रोफैरेड भी रहने दीजिए बात। तो पहले देखो क्या दिख रहा है, ये दोनों किस में दिख रहे हैं बालक, पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, तो 2 और 3 किस में आ जाएंगे, पैरेलल में। इनका पैरेलल कितना, 5 ऐड कर देना है। पैरेलल केस के लिए फार्मूला भी बताया था, डायरेक्ट क्या करना है, ऐड करना है। तो स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा मैं चल रहा हूँ इस बार। ये 1 माइक्रोफैरेड है, इन दोनों को सॉल्व किए, एक सिंगल कैपेसिटर बना कितना बालक, 5 माइक्रोफैरेड का। सही है क्या? अब क्या दिख रहा है, ये दोनों किस में, सीरीज। सीरीज के लिए क्या फार्मूला होता है, 1/c। मान लेते हैं 1/c इक्वल टू 1/1 प्लस 1/5। एलसीएम 5 लीजिए, कितना आएगा, 5 + 1 इज इक्वल टू 6/1/c इज इक्वल टू c कितना। अब ये सब एलसीएम से लेने आना चाहिए, सबको आता है ना। ठीक है, ऐसा कोई जिसको नहीं आता है बोलो, बता देंगे। सबको आता है? मैथ वालों को कहाँ आता होगा, कंफ्यूज हो जाते हो ना। तब जिनको दिक्कत हो उनके घर में छोटे भाई बहन होंगे, अगर वो क्लास 5th में पढ़ रहे हैं तो क्लास 5th की मैथमेटिक्स उठा के सॉल्व करो, पूरा मतलब बेसिक मैथ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको, मतलब शर्माना नहीं है, अगर नहीं आता है तो लेके सॉल्व करना है उसको, उसमें सब कुछ दिया है। आगे चले, चलिए ये ज़्यादा इजी हो गया, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देते हैं ना। चलिए ये पॉइंट ए रहा, ये पॉइंट बी रहा, सबका कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरेड है वाला।
बताइए कितना होगा ए और बी के क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस? सब वन है। बताइए ए और बी के क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अच्छा बालक ये फैन वहाँ धीमा हो जाता है? नहीं ज़्यादा नहीं, 1 नंबर। अरे एक नहीं, एक 4 पे करिए। 4 पे था, ठीक है 3 पे रहने देते हैं। तो 3/19 3/19 माइक्रोफैरेड। और भी बताइए। हाँ ए और बी के बीच बताना है बालक। नाइन बाई 14। तुम्हारा कितना बोला? 3/19। 9/14, 3/19, 10/17। कुछ और? अच्छा ये गलत है, लग रहा है मुझे देखिए। सर 17 उल्टा। 6/5। और कुछ? गलत हो गया। चलो इतना टाइम थोड़ा लगता है यार, बताएं। सर 3/5 तुम रहने दो। हाँ कितना बोला? 4/5। 3/5 5/3 5/3 सर। 5/3 कौन बोला? सर वो सर मेरा हटा दिए 5/3 मेरा हटा दे 5/3। सब हटा दे। 5/3। 5/3 5/3 आ रहा है। पूरा ऑप्शन है, सब चेंज करा दिया तुम लोग पे। पूरे मतलब जज्बात बदल गए तुम लोगों के। और क्या होता है? माहौल जज्बात सब बदल दिए। हाँ बताइए और कुछ? चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ से चलना शुरू कर। देखो होता क्या है, जिस भी 2 पॉइंट के बीच में पूछा जाए, सिंपल से सॉल्व करने का तरीका होता है कि जिस पॉइंट से पूछा जाता है, जिन दोनों पॉइंट के बीच में किसी एक पॉइंट से चलना शुरू करो और कोई भी रास्ता लो, इसको रास्ता लो या ये रास्ता लो या ये रास्ता लो, कोई भी रास्ता लो, दूसरे पॉइंट तक पहुंचो, ठीक है। जैसा अब यहाँ है, यहाँ से 3 रास्ते हैं जाने के, दिख रहे हैं? एक इधर जाने के, एक इधर जाने के, एक इधर जाने के। आप किधर जाना चाहेंगे? अच्छा इधर नहीं जाएंगे क्योंकि इधर तो सिंगल कैपेसिटर है, ये तो किसी से कनेक्ट है नहीं। किधर? इधर आए? चले इधर आइए। देखिए ये पहला कैपेसिटर, ये दूसरा, ये तीसरा। क्या सब एक ही वायर से कनेक्ट है क्या यहाँ तक आने में? तो सब किस में होंगे? सीरीज में। सबका सीरीज कर दिया जाए। देखो कितना आएगा, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 1/6। पक्का 1/6 समझ में आ रहा कैसे होगा? तो इसको हटाओ, एक सिंगल कैपेसिटर लगाओ, कितने का? 1/6 का। यहाँ तक ठीक है। उसके आगे चलते हैं बालक। इन दोनों को देख लिया जाए, ये दोनों पे किस में? सीरीज में। तो दोनों का सीरीज कितना? इसको हटाइए, एक सिंगल कैपेसिटर लगाइए, कितने का? अब बताओ तीनों किस में? पैरेलल में है क्या? पैरेलल करते हैं, डायरेक्ट ऐड कर दें।
तो C इज इक्वल टू कितना 1/2 + 1 + 1/6। एलसीएम कितना 6, ये कितना 3 + 6 + 1 कितना 10/6 कितना 5/, कौन सा ऑप्शन आया पहला? ठीक है, तो 5/3 माइक्रोफैरड। बस ये देखो आंसर है हमारा। आगे चला जाए। अब बताओ क्या बना है? किसका? चलो देखो, चलिए ए और बी के बीच बताइए। So 6 micro. 6 और कोई? देखो बोला यहाँ एक तो कंसेप्ट लगेगा। जैसे आप पढ़े हो कि सर 1 किसका, मुझे नहीं पता, वैसे गलत है। देखो बोला मान लो एक वायर है, इसके बीच में कैपेसिटर लगा है। तो अगर इन दोनों पॉइंट के अगर पोटेंशियल की बात करें तो इसका पोटेंशियल अलग होगा और इसका पोटेंशियल अलग होगा। अगर बीच में क्या आ गया है, कैपेसिटर आ गया है। ऐसे रजिस्टर के लिए भी सेम केस होता है। अगर बीच में रजिस्टर आ गया, हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, यहाँ पर रजिस्टर भी होता तब भी इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंट होता दोनों पॉइंट का। लेकिन अगर एक सिंगल वायर है, अगर इसके बीच में कोई कैपेसिटर नहीं लगा है तो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल वाला क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, इन दोनों वायर क्या इन दोनों पॉइंट के बीच में कैपेसिटर लगा है, नहीं लगा, तो मतलब दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। ये सिंपल सा कंसेप्ट यहाँ यूज होगा। अब समझते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। अभी आपको कुछ सीरीज पैरेलल समझ में आ रहा है? क्या सीरीज है, क्या पैरेलल है? अगर देखो है, हाँ हाँ, 6/11 तुम्हारा आंसर हम देखना चाहिए। उसका कॉपी पास करो थोड़ा सा, देखें तो मतलब गजब की क्या है ये। देखो तो क्या किए, ओ गुरुजी इधर क्या किए हो बालक, 6/11 किए हो। अच्छा सीरीज में जोड़े हो, कर दिए हो, नहीं पैरेलल हुआ है ना, उसका डायग्राम बनाया तो पैरेलल के लिए तो डायरेक्ट जोड़ देना होता है। सीरीज लगा दिया सारी कहाँ उसी में कहाँ ध्यान है बालक, उसी में इसमें है, लग तो नहीं रहा है। चलो देखो, हम ये वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, अगर देखो बोले कोई भी कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन दिया है, सीरीज है, पैरेलल है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, ऐसा कई क्वेश्चन में होगा, आगे हम लोग और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कई बार ऐसा होगा कि पता नहीं चलेगा कहाँ सीरीज है, कहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो अब सिंपल से काम करेंगे, अपने आप डायग्राम खुद से बनाएंगे।
ठीक है, जैसे एक पॉइंट चलेंगे दूसरे पॉइंट तक चलेंगे, दूसरे पॉइंट तक पहुंचेंगे हम लोग, और जहाँ जहाँ पे पॉइंट कनेक्ट होगा या जहाँ जहाँ पे वायर कनेक्ट होगा उसको कुछ पॉइंट सपोज कर लेंगे। अब देखो बालक, यहाँ पॉइंट ए से चलना शुरू करो, बी तक पहुँचो, पॉइंट ए से चलोगे, क्या यहाँ से यहाँ के बीच में एक भी कैपेसिटर लगा है? मतलब दोनों का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। पोटेंशियल सेम होगा मतलब जो पॉइंट ए है यही भी पॉइंट क्या होगा? ए होगा। अब यहाँ से देखो बालक दो वायर निकले, एक यहाँ गया है और एक इधर आया। यहाँ से यहाँ तक तो एक बीच में कैपेसिटर लगा है, मतलब दोनों का पोटेंशियल क्या होगा? अलग अलग होगा। लेकिन यहाँ से ऊपर आओ, यहाँ से यहाँ के बीच में एक भी कैपेसिटर लगा है? नहीं लगा। मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। या ये बोले कि इसका अगर पॉइंट ए है तो ये भी कितना होगा? ए होगा। बात समझ में आ रही है? और कहाँ पॉइंट कनेक्ट है बालक? ये वाला है क्या? इसको समझो। ये देखो, अगर पॉइंट ये बी है तो ये भी क्या होगा? बी होगा। ये पॉइंट देखो, ये बिल्कुल बिना एक भी कैपेसिटर नहीं लगा है, तो अगर ये बी है तो ये भी कितना होगा? बी के बराबर होगा। और कोई पॉइंट बचा है? नहीं बचा है। ठीक है, खुद से डायग्राम बनाओ। दो ही पॉइंट दिख रहे हैं, ए दिख रहा है और बी दिख रहा है, तो एक कहीं ए बनाओ, एक कहीं बी बनाओ, अपने से बना लो कहीं पे भी। अब एक कैपेसिटर निकला है, ए से कहाँ जाके मिला है बालक? बी पे मिला है क्या? मिला दे, तो ए से निकालो बी पे मिला दो। ये देखो, खुद से डायग्राम बना रहे हैं आप, वो भूल गए क्या था। सही है, ये वाला हो गया। आगे देखो, एक 3 माइक्रोफैरेड का है, बी से निकला है, कहाँ मिला है? ए पे। तो एक बी से निकालो, ए पे मिला दो। कितने का है? 3 माइक्रोफैरेड। ये भी हो गया। एक और बचा है, ए से निकला है, कहाँ मिला है? बी पे। तो एक निकालो, ए से निकालो और बी पे मिला दो। कितने का? अब कुछ दिख रहा है? किसमें है? पैरेलल में दिख रहा है। पैरेलल के लिए फॉर्मूला पता है? डायरेक्ट ऐड कर देना है तो कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा? तो बालक ये वाला कंसेप्ट यूज करना है कि दो पॉइंट के बीच में अगर कैपेसिटर नहीं है तो दोनों का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, तो ऐसे आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। कहीं भी कैसा भी क्वेश्चन रहे, अगर आपको कॉम्बिनेशन नहीं पता चल रहा है तो आप खुद से पॉइंट सपोज करो और खुद से अलग डायग्राम बनाओ एक। ठीक है, और फिर आपको खुद ही दिखने लगेगा कहाँ सीरीज है, कहाँ पैरेलल है। इसको हटा दिया जाए। एक इसी में बालक पढ़ेंगे हम लोग, व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज हिंदी में क्या बोलेंगे? है? अबे व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु बोलते हैं ना ब्रिज को। चलिए देखते हैं कैसा होता है वाला। इसमें क्या होता है हम लोग? किसका? अच्छा, यही पढ़े हो? चलिए देखिए वाला, सपोज करते हैं हमारे पास 4 कैपेसिटर्स है और एक किसी क्वाड्रिलेटरल के साइड्स के अलॉन्ग कनेक्ट है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं हम लोग कुछ इस तरीके से। तुम लोग पढ़े हो लेकिन आपको लग रहा है गलत पढ़ लिए हो सब कुछ, क्योंकि कुछ भी बोले जाते हो। तो सही से पढ़ो बालक, गलत क्यों पढ़ लेते हो? इसका C1 ये, C2 और ये C4 साइड्स के अलॉन्ग कनेक्ट हो गए। इसमें 2 डायगोनल है, एक डायगोनल के क्रॉस वाला क्या करो? कैपेसिटर लगाओ C5, और दूसरे डायगोनल के क्रॉस क्या करते हैं? एक बैटरी लगाते हैं। सही है। जब भी वाला क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो इसी जिस डायगोनल अक्रॉस आप बैटरी लगाए हैं इसी के अलावा आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछता है, ए और बी के अक्रॉस। ठीक है, तो सीरीज पैरेलल कुछ पता चल रहा है? अगर मैं पूछूं बताइए तो कैसे बताइए, कौन कौन सीरीज है? C1 और C3 सीरीज है। C1 और C2 सीरीज है। कैसे? C1 से यहाँ गए, देखो ये क्या एक ही वायर से कनेक्ट है दोनों। यहाँ तो 2 वायर में चला गया।
ए और बी के बीच निकालना है तो देखो क्या होगा। अब ए से चलना शुरू करेंगे, ठीक है। मैंने बताया था अगर एक ही वायर से कनेक्ट हुए तब सीरीज होगा, ठीक है, और अलग अलग वायर से कनेक्ट हुए तो पैरेलल होगा। लेकिन उसके लिए भी केस था कि अलग अलग वायर होने चाहिए लेकिन एक ही पॉइंट से निकलने चाहिए और एक ही पॉइंट पे जाके मिलने भी चाहिए। तो ए से चलना शुरू करते हैं, C1 गए, यहाँ गए। अब यहाँ पे ये वायर दो पार्ट में डिवाइड हो गया, क्या फिर ये कहीं वायर से कनेक्ट है? ये तो अलग अलग दो वायर हो गए, ठीक है। तो फिर ये सीरीज नहीं हुआ। फिर C1 C3 सीरीज है भाई। चलो यहाँ चलोगे, एक इधर गए एक इधर गए, तो सीरीज कहाँ होगा? सर भी किस हो वो बीच वाला हट जाएगा। देखो बालक क्या करते हैं, इसमें मतलब एक व्हीटस्टोन ने एक कंसेप्ट दिया और आपको उसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन भी आएंगे हमेशा। क्या करना, आप हमेशा C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4 करो। मतलब एडजेसेंट साइड्स के जो कैपेसिटर है उनका रेशियो निकालना है। जैसे C1 और C2, C3 और C4 का रेशियो निकालिए। अगर ये रेशियो इक्वल आ गया, क्या आ गया? इक्वल, बराबर। या इसको एक एडजेसेंट साइड्स की बात की है तो C1 C3 भी हो सकता है, C2 C4 भी हो सकता है। तो इसको ऐसे भी, इसको रिप्लेस कर दो ऐसे करके, तो C1/C3 इज इक्वल टू C2/C4। तो कुछ भी कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन एडजेसेंट साइड्स के रेशियो आपको निकालने हैं। अगर रेशियो क्या आ जाता है? इक्वल आ जाता है। एडजेसेंट मतलब समझते हो, मतलब अगल बगल, ठीक है। एडजेसेंट साइड्स के रेशियो आप अगर बराबर आ जाता है वाला, तो जो ये डायगोनल अक्रॉस जो कैपेसिटर होता है इसको हटा दिया जाता है, क्योंकि इसमें करंट का फ्लो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? हम लोग जब पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी तो वहाँ पे जानेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी समझ लेते हैं। तो बालक अगर रेशियो बराबर हो गए तो बीच वाले कैपेसिटर को क्या करना है? हटा देना है। हटा दे, हटा देंगे तो कैसा बनेगा? कुछ ऐसा, इधर A चला जाएगा, इधर B। ये C1, ये C2, ये C3, ये अब दिख रहा है क्या? देखो ये दोनों किसमें? सीरीज। ये दोनों किसमें? सीरीज। फिर क्या हो जाएंगे? पैरेलल। तब आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो ये कंसेप्ट लगाना है। और आपको ऐसे ही क्वेश्चन भी आएगा कि रेशियो बराबर रहेंगे, ठीक है। जब भी आपको क्वेश्चन आएगा अब चेक करना रेशियो क्या होंगे? इक्वल होंगे, तब नहीं सॉल्व करते हैं। तब उसके लिए फिर आप लगाएंगे किरचॉफ लॉ। अभी किरचॉफ लॉ आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। अगर इक्वल नहीं होते हैं तो किरचॉफ लॉ यूज़ करते हैं, लेकिन वो हायर लेवल के लिए पूछा जाता है, आपके लिए नहीं पूछा जाएगा। जैसे अगर एडवांस देना है तो उसमें वो सब क्वेश्चन आते हैं कि रेशियो इक्वल नहीं होता है, फिर किरचॉफ लॉ यूज़ करते हैं, फिर इक्विवेलेंट निकाला जाता है। तो आपको क्वेश्चन भी ऐसे आएंगे कि 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाए। ऐसा नहीं कि मतलब 1 घंटा लेके बैठे रहोगे। तो ढेर सारे टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से कि पता है कि क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाएंगे। जैसे ये टॉपिक हो गया, ठीक है। ऐसे हम लोग आगे भी और डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो वहाँ से भी एक क्वेश्चन रहता है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पे रजिस्टर्स का, ठीक है। किरचॉफ लॉ से क्वेश्चन होता है, मीटर ब्रिज से क्वेश्चन होता है। तो ये सब जगह कन्फर्म रहता है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो टॉपिक्स ऐसे अच्छे से तैयार करो कि मतलब वहाँ से क्वेश्चन कैसा भी आए वो क्वेश्चन हो जाए। और तुम लोगों को बहुत डीप में भी जाके नहीं पढ़ना है, बस चीज़ें जो पढ़ाई जा रही है या जो पढ़ रहे हैं उसको याद रखो, बस इतना याद रखो, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। होता क्या है कि तुम्हें आता तो सब है, पता चला भूल गए हो। ऐसा नहीं कि तुम लोग ये सब नहीं पढ़े हो, पढ़े रहे होगे जरूर, याद नहीं है ना। तो हो सकता है मैं भी आज पढ़ा रहा हूँ, कुछ दिन बाद फिर भूल जाओ। तो चीज़ों को याद रखना है। और याद कैसे रहेगा? रिवीजन से, ठीक है। तो डेली एक रूटीन बनाओ कि जो पहले क्योंकि रिवीजन करने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता है। अगर आप आधा घंटा दे दो डेली तो पीछे का पूरा आप रिवीजन कर सकते हो। लेकिन मेरे ये कहने में अच्छा लग रहा है, ठीक है, करना तुम लोगों को है, तो उसके लिए करना भी पड़ेगा। आधा घंटा अगर आप डेली देते हैं तो पीछे का अपने आप पूरा रिवाइज होता जाएगा, क्योंकि पहली बार में टाइम लगता है। कोई भी चीज़ पढ़ो तो पहली बार टाइम लगता है, दोबारा टाइम नहीं लगता है, या तिबारा टाइम नहीं लगेगा।
फिर तो फटाफट होते हैं। तो आधा घंटा डेली पहले के लिए टाइम निकालो जो पहले पढ़े हो, ठीक है। उसके बाद आगे जो आज पढ़ाया जा रहा है उसको जाकर करो, उस पर एग्जाम्पल सॉल्व करो, जो भी एक्सरसाइज है डीपीपी है उसको पूरा सॉल्व करो, ठीक है। और तुम लोग सॉल्व करते हैं कि नहीं? मेरे ख्याल से डेली 10 से 15 क्वेश्चन दिए जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दिए जाते हैं। 20 होते हैं। 3 दिन पहले 150 आया था। हैं 136 किस चैप्टर, किस सब्जेक्ट से? केमिस्ट्री में 100 केमिस्ट्री 136 और मैथ अरे तो वो पूरा चैप्टर ही चला गया होगा, टॉपिक क्या था? नहीं चलिए इतना नहीं जाएगा। हाँ तो ऐसा हो सकता है जैसे कभी एक दिन नहीं मिला होगा, 2 दिन नहीं मिला होगा, तो एक साथ जोड़ के भेज दिया। हाँ कोई नहीं, करना क्या है, पढ़ना ही तो है, करो बैठ के। हमारा टारगेट है कि तुम्हें हर चैप्टर से करीब 300 से 400 क्वेश्चन कराना है, ठीक है। वो कैसे भी हम कराएंगे, यहाँ कराएंगे, क्लास में कराएंगे, डीपीपी देंगे। अभी मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक में आप लोगों को वो मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल भी आ जाएगा बन के, अभी ऑन द वे है, ठीक है। आंसर, हाँ आंसर रहेगा। अच्छा मतलब नहीं रहना चाहिए आंसर ना, क्यों? फिर तो तुम लोग आंसर देके सॉल्व कर लोगे। भाई ये क्यों करना, पता है आंसर तुम लोग नहीं दिया जाता डीपीपी में, आंसर नहीं रहता। वो इसलिए नहीं रहता है कि तुम अगले जाके चेक कराओ कि सही की हो कि गलत की हो, लेकिन आज तक कोई नहीं चेक कराया है कि सही की हो कि गलत की हो, इसलिए तुम लोग डीपीपी नहीं करते होगे। फिर सबमिट करते हो, तो सबमिट करने से डेली आते हैं यार। वो सबमिट वाला प्रोसेस तब हम लोग बनाते हैं जब बच्चे ऑनलाइन में पढ़ते थे, तब सबमिट करना होता था। अब तो डेली आते हो तो लेके चेक कराओ आके, ठीक है। हम भी देखें डीपीपी में क्वेश्चन कैसा जाता है, हमको खुद नहीं पता रहता है डीपीपी में कैसा क्वेश्चन जा रहा है। क्वेश्चन सेट रहता है पहले से, बस भेजना रहता है। कभी कभी तुम लोग वही प्रशांत का दिमाग खराब कर देते होगे तो ढेर सारा क्वेश्चन भेज देता होगा गुस्सा का, ठीक है। वही पूरा ऑनलाइन क्वेश्चन भेजता है, तो उसको उसका जो है ना गुस्सा मत दिलाया करो उसको। फिर फालतू, अगर पता है ना डीपीपी अगर आप नहीं सबमिट करते हो और आपके पेरेंट्स अगर ऐड है उसमें, तो पेरेंट्स को भी मैसेज जाएगा कि आपकी बच्ची जो डीपीपी नहीं सॉल्व कर रही है, ठीक। इसलिए सॉल्व करें और चेक कराया करिए। गूगल कौन करता है, मैं मना किया था गूगल करने के लिए। इतना टाइम कैसे मिल जाता है बताओ? सर कॉपी पेस्ट कर देते ना ऐसे करके, बहुत एक्सपीरियंस है। कॉपी हो जाता है, चलो कल से कॉपी नहीं होगा। नहीं चेक कराइए, ठीक है, या आपस में डिस्कशन करिए। ऐसा नहीं पता है गलत सॉल्व किए हो उसको सही किए जब माने जा रहे हो, ठीक है। उसको एक बार चेक करा लिया करिए, या खुद से पढ़ोगे तो खुद ही आइडिया लग जाएगा कि सही है गलत है। चलो मैं कोशिश करूँगा कि आपको आंसर भी प्रोवाइड किया जाए, ठीक है, एक दिन बाद, ठीक है। एक दिन बाद आपको आंसर भेजा जाए हर डीपीपी का। बाकी उसमें बुकलेट में आपके रहेंगे, आंसर भी रहेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं बालक, इस पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इस व्हीट स्टोन पे जैसे एक क्वेश्चन है, चलिए बालक आपको कैपेसिटेंस बताना है। क्रॉस ए बी दिख रहा है, ए बी पॉइंट, ए बी दिखा, ए बी के क्रॉस बताइए कितना होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए बी 3/, ऐसा करके बालक, हाँ बस ए बी, AB के क्रॉस, हाँ ए बी के क्रॉस।
देखिए आपको बताना है ए बी के क्रॉस है, दूसरा ए सी के क्रॉस बताना है, तीसरा बी डी के क्रॉस बताना है। 3 क्वेश्चन है इसमें। 11/6 ए बी के क्रॉस। अगर आप पहला कर लिए, दूसरा सॉल्व करिए, तीसरा सॉल्व करिए, बारी बारी सबको बताइए। मतलब हम पूछ क्या रहे हैं, बता क्या रहे हो? हर जगह विट स्टोन थोड़ा बनता है। विट स्टोन पढ़ा है इसका मतलब ये थोड़ा कि विट स्टोन पे क्वेश्चन भी है। कैसे? AB के क्रॉस 10/3। 10/3। अभी तक तुम जितने भी जवाब दिए हो सब गलत ही दिए हो, तो इस पर भरोसा करें कि ना करें? 28/3 5 ए बी के क्रॉस। और कोई बताएगा? 10/7 2 तो नहीं होगा बाला का, हमको लग रहा है। कैसे, यही देख के बता दिए हो? 10/3। देखिए ए बी के क्रॉस निकालना है तो ये तो विट स्टोन तो नहीं है। ए बी के क्रॉस अगर पूछा है तो ठीक है, क्योंकि ए बी क्या डायगोनल है? डायगोनल क्रॉस तो पूछा नहीं है, ये तो किसी साइड के नाम पूछा है, तो विट स्टोन तो नहीं है। तो ए से चलना शुरू करेंगे, बी तक पहुंचेंगे, तो इधर जाएंगे तो तुरंत पहुंच गए। इधर चलो, यहाँ गए, यहाँ से ये वाला एक वायर इधर गया, एक वायर इधर गया, ये दोनों किस में लग रहे हैं? सीरीज है क्या? इनको सॉल्व कर ले। 6 और 4 का सीरीज बताइए। 1/6 + 1/4 सॉरी 1/c' मान लेते हैं, 1/6 + 1/4 कितना एलसीएम वाला? एलसीएम पूछ रहे हैं, 12 ले लें। 2 + 3 5/12 1/c1, तो c1 कितना? इन दोनों को सॉल्व किए, एक सिंगल कैपेसिटर बना। मिटा के करें या नहीं, इसको रहने देते हैं, दूसरा डायग्राम और बना लेते हैं। इन दोनों को सॉल्व कर चुके हैं बालक, ठीक है। देखो अब इसे मिटाएंगे। ये 12/5 हो गया, ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है, ए और बी। समझ में आ रहा? कुछ ऐसे इन दोनों को सॉल्व कर दिए, 12/5 मिल गया। ये दोनों किसमें? पैरेलल करिए। पैरेलल कितना आएगा? ऐड करिए 10 22/5 22/5। इन दोनों को सॉल्व किए 22/5, डायरेक्ट ऐड करते जाओ एकदम 22/5। अब बताओ, अभी ये दोनों किसमें? सीरीज में है। देखो एक ही वायर से कनेक्ट है क्या? सीरीज। तो 3 और 22/5 का सीरीज निकालिए। कौन 3 और 2 का सीरीज निकाल रहा है यार? ये दोनों कहाँ सीरीज में है? ये दोनों सीरीज में है। अच्छा, ये अलग पॉइंट है, इसको खींच दो, अलग कर दो। ए और बी के बीच पूछा है ना, तो ये दोनों सीरीज कैसे हो गए? यहाँ से तो वायर अलग अलग हो गया है। हाँ, इनका सीरीज कितना आया? 37 बाई, पता है ना 1 बाई करके किए हो, ठीक है। 37/5 इनको हटा दे, एक सिंगल लगाएं, कितना? 37/। अब दोनों किसमें? पैरेलल। उसको सॉल्व करिए, जो आएगा आंसर होगा। तो ए और बी के क्रॉस मिलेगा, ठीक है। 47/5 ए और बी के क्रॉस मिल गया, ठीक है बालक। अब दूसरा ए सी। AC जिसके क्रॉस पूछा है ना, उसको वहां से इस लाइन खींच दिया करो, अलग कर दो। अब दिखेगा AC यहां से। और क्या बताइए? टेन बाई थ्री। देखो अगर AC अक्रॉस पूछा है तब ये विट स्टोन बन रहा है, क्योंकि एक डायगोनल अक्रॉस कैपेसिटर लगा है, दूसरे डायगोनल अक्रॉस क्या आपको पूछा गया है। ये डायगोनल ही तो है, डायगोनल वाला विकर्ण बोलते हैं, ठीक है।
दूसरे डायगोनल के क्रॉस आपसे पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे? अब रेशियो निकालेंगे, एडजेसेंट साइड का रेशियो चेक करते हैं क्या इक्वल है। आप चेक किए, जैसे इसका रेशियो निकालो और इसका रेशियो निकालो, आ रहा है। जैसे 6/3 करिए कितना? 2 आएगा। इसका 4/2 करिए कितना? साइड का रेशियो इक्वल आ रहा है क्या? या इसका रेशियो और इसका रेशियो निकाल के सेम आ रहा है क्या? इक्वल आ रहा है, मतलब व्हीटस्टोन है। तो क्या करते हैं, बीच वाले कैपेसिटर को हटा देते हैं। ये वाला कैपेसिटर हट गया। अब दिख रहा है ये दोनों किसमें? सीरीज। ये दोनों किसमें? जो आएगा वो पैरेलल। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ये बन रहा है। तो एसी का निकाल लेंगे आप लोग इस तरीके से। ऐसे बीडी के क्रॉस मिटाना नहीं है, इसके क्रॉस लगा नेक्स्ट वाले में। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करके कल आएंगे आप। ठीक है, बाकी जो दोनों बचे हैं, हालांकि मैं इसको बता दिया हूँ कैसे करना है। इसको सॉल्व करेंगे और तीसरा सॉल्व करके आप कल आएंगे। आगे इस पे वाला कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन करेंगे। जैसे अभी तो हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं, आगे क्या पूछा जाएगा आपसे कि किसी भी कैपेसिटर के ऊपर आपसे चार्ज पूछ लेगा कितना होगा या पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये आपसे पूछा जाता है किसी भी कैपेसिटर पे। ठीक है, और यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। किसी भी, जैसे एक मैंने बैटरीज कनेक्ट, मैं बोल दूँ भाई 6 माइक्रोफैराड बताइए कितना चार्ज होगा और कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे। कल भी ख़त्म नहीं करेंगे इसको, अब इस पर और क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, बाकी मैं आज DPP आपको भिजवा दूँगा इस पर। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।